हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं जो जैव विविधता अधिनियम 2002 है उसके अंतर्गत जो बेनिफिट शेयरिंग यानी लाभ विभाजन के जो प्रावधान किए गए हैं उसमें किस तरह से व्यवस्था की गई है, कैसे ये तरीका होता है, किसी को यदि कमर्शियल उपयोग करना है जैव विविधता या जैविक संसाधनों का तो वो किस प्रकार से आवेदन करेंगे, क्या प्रक्रिया अपनाएंगे। ठीक है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि जो बेनिफिट शेयरिंग है आई कहाँ से है। तो आपको यहाँ ये देखना होगा जो नगोया प्रोटोकॉल, इस प्रोटोकॉल का मतलब इतना है कि 2010 में आया है। और इसमें क्या कहा गया है कि जिन क्षेत्रों में जैव विविधता पाई जाती है यदि वहाँ का कमर्शियल उपयोग किया जाएगा तो वहाँ के लोकल लोगों को क्या है, कुछ ना कुछ फायदा मिले। तो इसके तहत भारत सरकार ने भारत में 2014 में बेनिफिट शेयरिंग का एक विनियम बनाया 2014 में। और उसमें जो प्रावधान किए गए हैं उसके अंतर्गत हम बात करने वाले हैं कि क्या प्रावधान है। तो पहले थोड़ा सा आप समझिए। मान लीजिए सी एक कंपनी है, ठीक है, इसका काम है दवाई बनाने का। दवाई बनाने का है और ये दवाई कहाँ से बनाती है, जो हर्बल उत्पाद है, ठीक है, यानी जड़ी बूटी, जड़ी बूटी का उपयोग करके ये दवाई बनाती है। अब इनको मान लीजिए पता चला कि मध्य प्रदेश के किसी हिस्से में कोई खास प्रकार की औषधि पाई जाती है, खास प्रकार की औषधि पाई जाती है, अब वो उसका उपयोग करके दवाई बनाना चाह रही है। तो अब एक कंपनी क्या करेगी, कंपनी को एक काम करना पड़ेगा कि मध्य प्रदेश की इस दवाई का उपयोग करना है दवाई बनाने में। इस जड़ी बूटी का मान लो कोई जड़ है, मध्य प्रदेश में पाई जाती है, उस जड़ का उपयोग करना दवाई बनाने में। तो एक कंपनी क्या करेगी, सीधे जाके जंगल से निकाल के उपयोग नहीं कर सकती, न लोगों से सीधे खरीद सकती, नहीं तो जैव विविधता अधिनियम के अंतर्गत वो अपराधी हो जाएगी। तो उसको ये करना पड़ेगा कि जो राज्य जैव विविधता बोर्ड है, राज्य जैव विविधता बोर्ड, इसके वहाँ आवेदन करेगी। आवेदन करने के बाद उसके आवेदन को चेक किया जाएगा। चेक करने के बाद जिस क्षेत्रों में जड़ी बूटी पाई जाती है वहाँ के अधिकारियों से, वहाँ की जो बीएमसी है उनसे संपर्क करके पता किया जाएगा कि क्या यथा स्थिति है। ये समिति देखेगी उस दवाई के बारे में जो वहाँ पे मिलती है, उसका सर्वे, उनके पास रजिस्टर होता है, चेक करेगी कितनी मात्रा में, क्या इसके उत्पादन या विदोहन की अनुमति दी जा सकती। यदि ये चाहती है समिति के अनुमोदन किया जा सकता है, उनको अनुमति दी जा सकती है, तो फिर कीमत गणना का आकलन करेगी कि ये कितनी मात्रा में मिलती है, कितना वजन है, पर केजी कितने रुपए में हमें बेचना। इस तरह से गणना पत्रक बनेगा और उसकी कीमत, तो जो लाभ है या बेनिफिट शेयरिंग है उसकी मात्रा निकाल के इस कंपनी को बताई जाएगी। वो कंपनी यदि उतना फंड में जमा करती है, बायोडायवर्सिटी फंड में, कि इतना पैसा हमने आपको बेनिफिट शेयरिंग के अंतर्गत दिया, वो पैसा यदि वो जमा कर देगी तो उसको अनुमति दे दी जाएगी वो दवाई निकालने की। लेकिन उसकी भी शर्तें रहेंगी, दिशा निर्देश रहेंगे जो वन मंडल अधिकारी के अंतर्गत बनाई जाएगी। उन शर्तों के आधार पे वो वहां से दवाई का निकालेगी। 1 साल के लिए यदि अनुबंध है तो 1 साल, उसके बाद फिर ये उसको बेनिफिट शेयरिंग फंड में पैसा डालना पड़ेगा, फिर वो वहां से विदोहन करेगी। यदि कभी लगेगा कि अब इस दवाई जो जड़ वहां से निकल रही है इसका विदोहन बहुत हो गया है, उत्पादन कम हो पा रहा है, तो इस पे रोक भी लगाई जा सकती है। कहने का मतलब है कि किसी भी जैविक संसाधन का कमर्शियल उपयोग या मैन्युफैक्चरिंग उपयोग करने के लिए बिना अनुमति के कोई भी कंपनी या कोई भी व्यक्ति व्यापार नहीं कर सकता, ना उसका पेटेंट करवा सकता, ना व्यापार कर सकता। यही उसका जैव विविधता अधिनियम में प्रावधान किए गए। यदि किसी को करना है तो बेनिफिट शेयरिंग का फंड जमा करना पड़ेगा, प्रक्रिया अनुबंध करना पड़ेगा, उसके अनुसार व्यापार और मैन्युफैक्चरिंग कर सकता है। तो इसी के बारे में हमको बात करनी है कि इसमें किस तरह के प्रावधान है। तो थोड़ा सा जल्दी अब करेंगे। तो ये जो मध्य प्रदेश शासन ने, आप ये देख लीजिए, राजपत्र में इसको प्रकाशित किया है और जिसके माध्यम से वन अधिकारियों को मध्य प्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड के पदेन अधिकारी घोषित किया गया है। तो आपको ये चीज ध्यान रखना है, ठीक है। इसमें एक चीज और मैं आपको बता दूं कि जितने भी सीसीएफ लेवल के अधिकारी हैं, जो भी सीसीएफ लेवल के अधिकारी रहेंगे वो इसके पदेन संयुक्त सदस्य कहलाएंगे, यानी वन विभाग के सीसीएफ अधिकारी पदेन संयुक्त सदस्य सचिव कहलाएंगे। और जो भी डीएफओ
लेवल के अधिकारी हैं वो मध्य प्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड के पदेन सहायक सदस्य। तो डीएफओ लेवल के सहायक सदस्य और सीसीएफ लेवल के पदेन संयुक्त सदस्य कहलाएंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब एक चीज और आप देख लो कि जो कोई व्यक्ति है या कंपनी जिन क्षेत्रों में उसका कार्यालय या गोदाम, उनने मान लीजिए कोई जैव संसाधन ले रहा है, उनने किसी क्षेत्र में गोदाम बनाया है, तो जहां पे गोदाम बनाया हुआ है वहां पे भी वहां के डीएफओ से अनुबंध करेंगे, वहां वन विभाग के साथ वो अनुबंध करेंगे जिन क्षेत्रों में उन्होंने कार्यालय बनाया हुआ है। यदि उन्होंने कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाई हुई है तो फिर उनको उस अनुबंध जो है सदस्य सचिव से करना पड़ेगा, अभी जो हमने ऊपर देखा है। ठीक है, तो अनुबंध करना पड़ेगा। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है या फिर उनका क्या बोलते हैं गोदाम है तो बिना अनुबंध के नहीं। उसके बाद यदि कोई ऐसी कंपनी है जो मध्य प्रदेश से बाहर की है तो फिर जिस क्षेत्र से वो लाभ ले रही है, जैव संसाधन ले रही है, उस क्षेत्र का जो बेनिफिट शेयरिंग का प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट है वो उसको प्रस्तुत करना पड़ेगा। यदि उसको प्रस्तुत नहीं कर पाएगी तो फिर उसको लाभ प्रभाजन राशि मध्य प्रदेश में देना होगा। यदि दूसरे स्टेट में है वहां से लेके आ रही है तो वहां दे या फिर आके मध्य प्रदेश में दे। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है। एक चीज और आपको ध्यान रखना है, यदि कोई प्रजाति किसी मौसम में यदि लगता है कि अब उसका विदोहन बहुत ज्यादा हो गया है तो उसके अनुबंध को खत्म भी किया जा सकता है। ये नहीं कि उसका अनुबंध है तो लगातार इतना विदोहन करवा दो कि विलुप्त हो जाए, तो ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। फिर इसके बाद क्या होता है, वो जो लाभ शेयरिंग की राशि है वो राज्य जैव विविधता निधि के खाते में जमा कराई जाती है। वहां से फिर वो 90% वो समितियों को मिल जाएगी। समितियों के माध्यम से समिति के जो लोग हैं, सदस्य हैं, अध्यक्ष हैं, वो संरक्षण, संवर्धन और अपने लाभ के लिए उस पैसे का उपयोग करेंगे। अनुबंध को निरस्त या परीक्षण किया जा सकता है। कहने का मतलब जैव विविधता संरक्षण पर यदि प्रतिकूल प्रभाव, यदि लगातार उस संसाधन का विदोहन हो रहा है कि वहां पे प्रतिकूल प्रभाव पड़ने लगा है तो उसको निरस्त भी किया जा सकता है। तो ये आपको ये चीजें पढ़ लेना, ध्यान रखना। इसमें सिर्फ रूल्स लिखे हैं कि कैसे उसको अनुमति देगी, किस प्रकार से वो पैसा जमा करेगा, कैसे इन संसाधनों तक उनकी पहुंचेगी। थोड़ा सा आपको मैं फ्लो चार्ट में भी दिखा दूंगा कि मध्य प्रदेश में यदि कोई व्यापारी है या मैन्युफैक्चर करने वाली यूनिट है, वो यदि अप्लाई करना चाह रही है तो क्या प्रक्रिया है। तो सबसे पहले उसको फॉर्म भरना पड़ेगा। फॉर्म की जो फीस होगी वो देगी, उसके फॉर्म को चेक किया जाएगा। फॉर्म कहाँ देगा, राज्य जैव विविधता बोर्ड में देगा। फॉर्म दिया, फीस दी, यदि फॉर्म ओके है तो उसको पावती मिल जाएगी कि आपका फॉर्म ओके है। फिर उस फॉर्म को स्टेप नंबर 4 में उस जगह भेज दिया जाएगा जिस जगह के लिए उसने अप्लाई किया। उस क्षेत्र के क्षेत्रीय वन विभाग के अधिकारी कर्मचारी वहाँ का जो जानते हैं वो वहाँ उसका निरीक्षण करेंगे, समितियां निरीक्षण करेंगी। उसके बाद क्या होगा, देखा जाएगा कि जो संसाधन उसको प्राप्त करना है उसका गणना पत्रक बनेगा कि कीमत क्या रहेगी, कितनी मात्रा रहेगी, यानी राशि का गणना किया जाएगा। उस राशि को वो जैव विविधता निधि खाते में अप्लाई करने वाला जमा कर देगा और फिर उसको 5 वर्षों का अनुबंध मिल जाएगा। फिर हर साल इस अनुबंध का पुनर्निरीक्षण किया जाएगा और वो खाते में पैसा जमा करेगा। उस खाते के पैसे को समिति उपयोग कर सकती है संवर्धन संरक्षण में। ठीक है, तो ये पूरी प्रक्रिया इस तरह से चलता है। ये सारे फॉर्म दिए हुए हैं, जिन फॉर्म का उपयोग किया जाएगा, फॉर्म भरेगा, आवेदन करेगा, आवेदन करने के बाद यदि स्वीकृत हो जाएगा तो उसको उस क्षेत्र से विदोहन करने की अनुमति मिल जाएगी और वो पैसा जमा कर देगा। ठीक है, तो इस तरह से उस पैसे का फिर का उपयोग कौन करेगा, समिति करेगी। समिति किस लिए, संरक्षण, संवर्धन और अपने लाभ के लिए। ठीक है, तो ये पूरा कंप्लीट हो गया जैव विविधता अधिनियम। जो इसका प्रैक्टिकल यूज है, जो इसके अधिनियम है, इसकी धाराएं हैं, कंप्लीट हैं। तो आप इनको जरूर देखें, आपके लिए बहुत उपयोगी होगी।